नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम कुछ उन लोगों की बात कर लेते हैं जो देश के बारे में अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, यानी कि धरातल पे कुछ नहीं है, कुछ होना और भी दुनिया भर की संख्याएं हैं। मतलब इतनी समस्याएं हैं कि उनकी संख्या बताना गलत है। तो एक तो है रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर, पूर्व गवर्नर, यानी कि उनको रॉक स्टार गवर्नर कहा जाता था। और सारे घोटाले, सारे फोन जो बैंकिंग के काम थे, वो सारे के सारे लोन जो कि आगे जाके एनपीए है, उसमें बड़ा लंबे समय का भ्रष्टाचार पाया गया। ये करीब करीब उन्हीं के समय की बातें हैं। और उन्हीं के समय में बैंकों में जो भी कुछ घपला चलता था, चलता रहा और अब जाकर के वो सुधरा है। बैंकों के सभी जो सरकारी बैंक हैं, सिर्फ उन्हीं की बात कर लेते हैं तो उनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है। अभी फिर भी आंकड़े आए हैं और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो डिविडेंड दिया है 2,10,000 करोड़ का। तो ये पहले उनके ज़माने में क्यों नहीं दिया गया? और रघुराम राजन साहब को ये बड़ी दिक्कत है कि देश सुपर पावर नहीं बनना चाहिए, यानी कि मतलब शक्तिशाली नहीं बनना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि भाई मैं अपनी हेल्थ सुधारना चाहता हूँ, मैं अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहता हूँ, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं अभी पहले से कमज़ोर हूँ, तो मुझे 50 तरह की बीमारियां घर कर लेती हैं और मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाता, बहुत सारी चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाता, तो उसको ठीक करने के लिए मैं अपना स्वास्थ्य ठीक कर लेता हूँ, मैं अपनी जानकारी ठीक कर लेता हूँ, मैं अपना कामकाज ठीक कर लेता हूँ। तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? लेकिन उसमें तो दिक्कत है। श्रीमान रघुराम राजन को, जिनको रॉक स्टार गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था, क्यों कहा जा सकता था? ये तो गोदी मीडिया से पूछिए। ये वही गोदी मीडिया के लोग हैं जो आज दूसरों को गोदी मीडिया बताते हैं। उन्होंने इनको, श्रीमान रघुराम राजन को, ऐसा बता दिया था कि ये रॉक स्टार गवर्नर है, इनके बिना तो देश एक कदम कभी चल ही नहीं सकता। और बताया गया कि साहब इनको तो रिजर्व बैंक का गवर्नर जो है वो रहने दिया जाना चाहिए। तो वो गोदी मीडिया के बड़ी विभूतियां हैं, अब उनके बारे में क्या बात करें। तो इसके अंदर सुपर पावर बनने में तो, भारत को शक्तिशाली होने में इनको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई सामान्य बात है ये तो। इसमें कोई विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कोई भी बच्चा भी कह सकता है कि भाई मुझे अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहिए, मुझे अपना कामकाज ठीक करना चाहिए, उसमें कुछ क्या परेशानी हो सकती है। लेकिन कहता है कि मुझे चिंता ही नहीं है, मैं ये बात ही नहीं करता, मैं तो कुछ और बात करता हूँ। और फिर बड़े बड़े नाम सामने, मैं गांधी का सपना साकार करना चाहता हूँ। अच्छा, तो गांधी जी का सपना आज तक साकार क्यों नहीं हुआ? इसका उत्तर कौन देंगे? ये तो श्री रघुराम राजन उनके प्रिय नेता लोग ही देंगे ना। यानी कि 70-75 साल में एक सपना साकार नहीं हुआ और उसके लिए आज जो है लोग ताल ठोक रहे हैं। तो उस पर तो सोचना समझना पड़ेगा ना कि वो परिस्थिति क्या है, वो तंत्र क्या है, जो कि एक लंबे समय से जो कि घोषणाएं की जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, उनका भी कामकाज ठीक से नहीं हुआ। और फिर दूसरे बाद में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट भी बन गए, सब इकोनॉमिस्ट हैं। तो इकोनॉमिस्ट होने में क्या है कि हर मामले का, हर क्षेत्र का वो गुरु घंटाल बन जाता है, नहीं तो मान लिया जाता है, या कि वो खुद बोलता है कि मैं हूं। तो उन्होंने कहा कि भारत में बड़ी हंसी उड़ाई है। उन्होंने भारत में एप्पल मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की बड़ी हंसी उड़ाई है। जबकि परिस्थिति यह है कि आज भारत में जो एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का जो काम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे फोन मैन्युफैक्चरिंग काम चल रहा है। तो 90-85% जो आवश्यकता है भारत की, वो भारत से ही पूर्ति हो रही है। और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी 30% के आसपास वो जो है वो उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट बन गए हैं। ये कहते हैं कि सिर्फ असेंबली हो रही है, असेंबली मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो। अच्छा, तो जितनी कारें जो है वो देश में मैन्युफैक्चर हो रही है, वो अधिकतर असेंबली हो रही है, तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। भाई देश में सबसे अधिक एम्प्लॉयमेंट अगर है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है,
मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले तो ऑटोमोबाइल में और फिर सर्विस में, अगर उसको मैन्युफैक्चरिंग में करीब 20 लाख लोग काम करते हैं तो सर्विस सेक्टर में 2 लाख जो है वो 2 करोड़ लोग काम करते हैं। लेकिन हमारे बड़े बड़े बुद्धिजीवी और इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ये सर्विस सेक्टर नहीं होना चाहिए, सर्विस सेक्टर छोटा होना चाहिए और जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बड़ा होना चाहिए। अब इसमें क्या तारतम्य है? यानी आप सीधी सीधी बात समझ लीजिए कि अगर कार बन गई या मोटरसाइकिल बन गई या साइकिल बन गई या कोई भी मशीन बन गई, अब उसका ट्रांसपोर्टेशन है वो भी सर्विस है, उसके लिए फाइनेंसिंग है वो भी सर्विस है, उसके लिए रिपेयर है वो भी सर्विस है, उसका स्पेयर पार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है वो भी है, उसमें एडवाइजरी है वो भी है, और फिर उसके ऐड के लिए जो सर्विस में एडवर्टीजमेंट होता है वो भी है, अखबारों में उसके विज्ञापन छपते हैं वो भी सर्विस सेक्टर है। तो ये बिना सर्विस सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के को कैसे शक्ति मिल सकती है? यानी कि इसी बात से समझना है कि करीब करीब देखिए आंकड़े थोड़े 5-10% इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन वो मोटी मोटी बात कर रहे हैं हम कि करीब 20 लाख लोगों को ऑटोमोबाइल सेक्टर में, कार मैन्युफैक्चर में, मोटरसाइकिल में वगैरह वगैरह उसके अंदर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, यानी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फिर उनके सप्लायर हैं उनको है, लेकिन 2 करोड़ से अधिक आदमी इसके सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, जिसमें हमारे पड़ोस में बैठा हुआ या कि आपके पड़ोस में बैठा हुआ मोटर मैकेनिक भी है, कार का गैराज भी है, और वो बैंक भी हैं जो कि कार को फाइनेंस करते हैं। तो चलिए साहब, ये तो बात हो गई सर्विस सेक्टर की, और अब मैन्युफैक्चरिंग क्या है इसमें भी इन्होंने ज्ञान बांट दिया है। तो चलिए, एक तो ये एक विशिष्ट व्यक्ति है जो कि लगातार जो है वो गांधी जी का सपना आज भी साकार करने के लिए लंगोट बांध के खड़े हुए हैं। इतने दिनों से क्या नहीं हुआ, और वो सपना था क्या, है ना? उसमें बहुत सारे लोग तो उसको रिजेक्ट करते रहते हैं। चलिए, वो एक अलग विषय है, उस पर कभी अलग से बात की जाए, क्योंकि गांधी जी के बारे में, नेहरू जी के बारे में इस देश में बातचीत करना आसान नहीं है। आपके ऊपर लगातार बहुत सारे जो लठैत वो हमला कर देते हैं। खैर, हमले से अपन लोग क्यों डरे? हम जो बात कर रहे हैं वो तो फैक्चुअल बात कर रहे हैं। तो अब दूसरे व्यक्ति पर आ जाते हैं। इसके अंदर एक रवीश कुमार जी हैं। रवीश कुमार जी लगातार ये कह रहे हैं कि देश में कुछ भी नहीं हो रहा है, या देश के अंदर जो है ना, देश में ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और उन्हें बड़ी आशा है कि दंडित चारा, यानी कि उनकी आशा सारी की सारी इस बात में है कि दंडित चारा चोर और उसके साथी चुनाव में जीतेंगे, और उसके लिए उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और लगातार वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनके जितने भी आकलन हैं, जितने भी प्रचार हैं, वो भूतकाल में पूरे के पूरे ध्वस्त हुए हैं। कभी भी उसका कोई जो है ना, उसका कोई फायदा उनको नहीं हुआ, और वो जिन लोगों को चाहते हैं उनको नहीं हुआ है। यानी कि ये तो एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति है जो कि रोज झूठ बोलता है, पूरा मन लगा के झूठ बोलता है, और इसके झूठ को कई बार पकड़ा जा चुका है। लेकिन इस देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि रवीश बाबू का प्रवचन जो है वो साष्टांग दंडवत लगा के सुनते हैं, और उसके बाद में जब समाप्त होता है तो फिर दोबारा साष्टांग दंडवत करते हैं, और फिर जो रवीश या वाच है उसको अपने मित्रों में उसको बिखेरते हैं, फेसबुक पे उसको चीपते हैं, यानी कि सोशल मीडिया का उसमें इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यही इसमें रवीश कुमार जी पूरी तरह से वामपंथी है, और वामपंथी वो लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट का जो है ना विरोध किया, जिन्होंने मोबाइल फोन का विरोध किया, जिन्होंने मोबाइल फोन और टेलीफोन का जो प्राइवेटाइजेशन होता है उसका विरोध किया, कंप्यूटर का विरोध किया। आप बताइए कि उन्होंने किस चीज का विरोध नहीं किया? उन्होंने रंगीन टेलीविजन का भी विरोध किया। तो इसमें एक और चरित्र बच गया है। ये जो एक तिगड़ी है, इसमें एक और करेक्टर है। वो करेक्टर बाहर रहता है, वो देश के बाहर रहता है, वो दुबला पतला सा लड़का है, वो अपना बिजनेस ठीक से चला रहा है, उसके रवीश कुमार जी भी अच्छी तरह से चला रहे हैं। यानी कि आप ये देखिए, जो कि सब कुछ सरकारीकरण की जो है ना वो राती खुद उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया और आज अपना व्यापार चला रहे हैं। लेकिन व्यापारियों को गाली देते हैं भी फेसबुक पे, जिस तरह से उनके कोई 80-80 लाख या 1 करोड़ सब्सक्राइबर है, तो एक तरह का तो व्यापार ही हो गया ना वो। तो उसमें क्या दिक्कत है? वो करें, लेकिन वो झूठ बोलना कब बंद करेंगे? ये तो सब उनके देखने वाले, और उनको खूब लताड़ पड़ती है। तो इसी तरह से जो रघुराम राजन साहब ने भी जब इस तरह की बातें की तो उनको भी खूब अच्छी तरह से लताड़ पड़ी है। अब एक तीसरा व्यक्ति जो जिसको कई नाम दिए जाते हैं, जो कहता है कि देश में डिक्टेटरशिप है
और वो आकर के भारत के अंदर बकवास कर रहा है। और अपने रवीश बाबू तो हमेशा जो है ना झूठ बोलते हैं, मोदी विरोध में बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। तो इसका क्या किया जाए? तो इसका अंत जो उनके सामने खड़ा हुआ है। अभी उन्होंने चुनाव के बारे में कई तरह के जो है ना वो आकलन किए हैं। उनके आकलन पहले भी झूठे साबित हुए हैं, बिल्कुल कपोल कल्पनाएं साबित हुई। अब दोबारा भी ऐसा ही होने वाला है। तो ध्रुव आरोटी साहब कहते हैं कि आप एयरपोर्ट क्यों बना रहे हो? आप बात समझो, आप एयरपोर्ट क्यों बना रहे हो? आप हाईवे क्यों बना रहे हो? भाई साहब इसलिए एयरपोर्ट बना रहे हैं क्योंकि ये आवश्यक है। बहुत सारे लोगों को उससे सुविधा मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नहीं समझता है ये ध्रुव राठी, जिसको धूर्त राठी भी कहा सकता है। तो ये महाधूर्त इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब नहीं समझता है। उसको ये मालूम नहीं है कि चीन और भारत में सेम उसके अंदर उनकी एफिशिएंसी करीब 25% ज़्यादा है। ये दुनिया भर के हम आकलन भी देखते रहते हैं। और कुछ मित्र जो भारत में और चीन दोनों में काम करते हैं, उन्होंने भी यह बात बताया है कि उनकी हाई स्पीड ट्रेन से जो प्रोडक्टिव लोग हैं, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या कि और भी महत्वपूर्ण पता, उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है कि अगर आप दिन के अंदर सुबह से शाम तक दिल्ली से मुंबई जाके वापस आ सकें तो आप क्या कर पाएंगे। और आपको प्लेन में नहीं जाना पड़े, आप जो है वो बुलेट ट्रेन से चले जाओ। लेकिन इस देश में बुलेट ट्रेन का भी कितना भारी विरोध हुआ है, जिनको इसके बाद कोई मालूम नहीं है। वो चाइना में पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर जो है वो बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछ गया है। और उनके वहाँ के व्यापारियों को, उनके लोगों को, जनसाधारण को, उनको एक द्रुतगामी जो यात्रा करने की है हवाई जहाज के अलावा। हर आदमी तो हवाई जहाज में जाना नहीं चाहेगा ना, हमेशा जा भी नहीं सकता क्योंकि लिमिटेशन है। तो वो मास ट्रांसपोर्टेशन है तो वो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत है। देखिए धूर्त राठी बोल रहा है कि एयरपोर्ट, भाई साहब इसलिए एयरपोर्ट चाहिए क्योंकि देश की कंपनियों को मालूम है कि एयरपोर्ट में अधिक जो है विमानन में यानी कि हवाई जहाज से सफ़र करने वाले लोगों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना। ये तो मानेंगे नहीं भाई, ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत का जो शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन है वो $5 ट्रिलियन पहुंच गया है। कभी हंसी उड़ाते थे कि भारत की जो है ना वो जीडीपी कभी 5 ट्रिलियन तो हो ही नहीं सकती, अब 4 हो चुकी है और बहुत ही जल्दी 4.5 और 5 भी हो जाएगी। तो ये धूर्त राठी हो गया, ये रवीश कुमार हो गया और श्रीमान रॉकस्टार फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये सारे के सारे झूठ बोलने में और देश का जो है ना वो क्या कहते हैं उसका नुकसान करने में और उसके बारे में भ्रांतियां फैलाने में इन्हें महारत हासिल है। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत श्रीमान रॉकस्टार आरबीआई गवर्नर जो आजकल बड़े परेशान है उनके बारे में और जाने माने जो है वो झूठे रवीश कुमार और धूर्त राठी के बारे में की, उनका जो कथानक है उसके बारे में की। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।